तुम जैसी लड़की को मैं नौकरानी रखना पसंद नहीं करता। मोहब्बत तो दूर की बात है। सबके सामने हंसते हुए वो कृतिका से कह रहा था। वो सिद्धार्थ सिंघानिया था, यूनिवर्सिटी के ट्रस्टी का बेटा। कृतिका उसकी क्लास फेलो और टॉपर थी, रंग रूप में सांवली लेकिन बेहद अट्रैक्टिव। उसने कृतिका को मोहब्बत के जाल में फंसा लिया ताकि वो टॉप ना कर सके, और उसका प्लान कामयाब हुआ था। कृतिका की जगह उसके दोस्त ने टॉप किया और फिर भरी महफिल में सिद्धार्थ सिंघानिया ने कृतिका को रुस्वा कर दिया। मगर उस दिन के बाद से कृतिका ने यूनिवर्सिटी छोड़ दी। सिद्धार्थ सिंघानिया हैरान था कि एक मजाक की वजह से वो अपना फ्यूचर बर्बाद कैसे कर सकती थी, पर उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो मोहब्बत का जाल बिछाते बिछाते खुद कृतिका की मोहब्बत में पूरी तरह डूब चुका था। लेकिन उस तक पहुंचने से पहले कृतिका की जिंदगी कुछ और थी। 3 साल के बाद सिद्धार्थ सिंघानिया को कृतिका दिखाई दी थी, और जिस हाल में दिखाई दी थी सिद्धार्थ अगला सांस नहीं ले पाया था। वो बस सदमे से आंखें फाड़े उसे देखता रह गया, क्योंकि कृतिका बेटा, पापा तुम्हारे बाहर रिक्शे में इंतजार कर रहे हैं, जल्दी आ जाओ, कॉलेज के लिए देर हो रही है। कृतिका की माँ संजना जी ने बेहद ऊंची आवाज़ में कहा। उसने आईने में खुद को एक नज़र देखा, दुपट्टा सही किया और जल्दी से बैग उठाकर बाहर आ गई। जी मामा, बस निकल रही हूँ, आप अपना ख्याल रखिएगा। वो माँ के गले लगी तो माँ उसके सर पर प्यार से हाथ फेरने लगी, जैसे हर रोज का आशीर्वाद भरे स्पर्श में उसे समेट देती हूँ। कृतिका एक रिक्शा ड्राइवर की बेटी थी। घर सादा था मगर सपने बहुत बड़े। पढ़ाई में काफ़ी होशियार, रंगत में सांवली, मगर ऐसी अट्रैक्टिव कि देखने वाला एक पल के लिए ठहर जाए। वो जल्दी से भागते हुए रिक्शे में बैठी। चलिए पापा, आई एम सॉरी, मेरी वजह से आप भी लेट हो गए। आनंद साहब ने रिक्शे में बैठकर रिक्शा स्टार्ट कर दिया। रास्ते में उसकी पढ़ाई को लेकर उससे छोटी मोटी बातें करते रहे, और वो उन्हें खुश होकर अपनी पढ़ाई और अपने कॉलेज के बारे में बताती रही। जिस तरह वो पढ़ाई में तेज और हर साल टॉप करती थी, आनंद साहब को उस पर पूरा भरोसा था कि एक दिन उनकी बेटी उनका नाम रोशन जरूर करेगी। दिन भर धूप बारिश ठंडी में रिक्शा चलाकर अपनी मेहनत की कमाई से कृतिका को पढ़ाने में लगे हुए थे, इस आस पर कि एक दिन उनके भी दिन बदल जाएंगे जब उनकी बेटी उनका सिर गर्व से ऊंचा करेगी। लेकिन नहीं जानते थे उससे पहले ही उनकी लाडली बेटी की जिंदगी में एक ऐसा तूफान आएगा जो सब कुछ खत्म करने के लिए काफ़ी होगा। और वो तूफान कोई और नहीं, सिद्धार्थ सिंघानिया नाम का तूफान था, जो धीरे धीरे उसकी ज़िंदगी में दबे कदमों दाखिल होने वाला था। आनंद साहब ने रिक्शा ठीक कॉलेज के गेट के सामने रोका। मुझे फ़ोन कर देना बेटा, मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूंगा। ओके पापा, अपना ख्याल रखना, कहते हुए वो रिक्शा से उतरकर अपना बैग संभालती कॉलेज के अंदर दाखिल हो गई थी। 5 मिनट में सिद्धार्थ तैयार होकर डाइनिंग हॉल में पहुंचा, जहां सब उसका इंतजार कर रहे थे। आ गए नौजवान, बहुत देर कर दी आते आते सरकार आपने तो, दादाजी ने सिद्धार्थ को देखते हुए मजाक के अंदाज में कहा। ये सुनकर सिद्धार्थ मुस्कुराया और उनके सामने झुककर आशीर्वाद लिया। बस क्या करें दादाजी, एक तो ये नींद है कि पूरी ही नहीं होती कम बखत, और दूसरा मम्मा हमें सोने नहीं देती। सिद्धार्थ ने अपनी माँ की ओर देखते हुए शरारती और प्यार भरे अंदाज में कहा। इस पर सुमित्रा जी उसे घूर कर रह गईं। अच्छा बस बस, बहुत हो गया तुम्हारा नाटक, अब जल्दी से नाश्ता करो, अब तुम्हें लेट नहीं हो रहा। जब रात के 2-2 3-3 बजे तक मोबाइल चलाओगे तो नींद कहाँ से पूरी होगी। सुमित्रा जी ने उसे घूरते हुए नाश्ते की प्लेट उसकी ओर बढ़ा दी। वो हंसते हुए नाश्ते की ओर ध्यान देने लगा। उधर कृतिका सीढ़ियों से उतरकर कॉलेज की ओर बढ़ रही थी कि अचानक लड़कियों की सरगोशियां सुनकर उसने पलट कर देखा। दूसरी तरफ से एक बड़ी सी लग्जरी गाड़ी आकर रुकी थी, जिसमें से सिद्धार्थ सिंघानिया इंडस्ट्रीज का 22 वर्षीय वारिस पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बाहर उतरा। उसकी शानदार पर्सनालिटी को देखकर सब लड़कियां उस पर फिदा हो रही थीं। नजरें जैसे सिद्धार्थ सिंघानिया से हटने का नाम ही नहीं ले रही थीं। सबके मुंह से जैसे राल टपक रही थी। हर कोई उसे अपने नसीब का चांद बनाने की दुआ कर रहा था। कृतिका ने एक पल के लिए उसे देखा, फिर नजरें चुराकर खामोशी से आगे बढ़ गई, जैसे उन्हें सब बातों से कोई फर्क ही ना पड़ता हो। सिद्धार्थ सिंघानिया ने भी आसपास मौजूद लड़कियों पर एक सरसरी सी नज़र डाली, मगर उसकी निगाह अचानक कृतिका पर आकर ठहर गई। सादा सा सफ़ेद सूट, हाथ में किताबें, चेहरे पर अजीब सा आत्मविश्वास, वो बाकी सबसे अलग लग रही थी। कौन है ये लड़की? सिद्धार्थ ने अपने दोस्त से उत्सुकता से पूछा। वो कृतिका है, क्लास की टॉपर। ओह, तो ये है वो जो पिछले 3 सालों से टॉप करती आ रही है। बिल्कुल यार सिद्धार्थ,
इसीलिए तो मैंने तुम्हें यहाँ ट्रांसफ़र होने के लिए कहा था। बहुत घमंड है उस लड़की में, अनंत ने कृतिका की ओर देखते हुए कहा। ये सुनकर सिद्धार्थ सिंघानिया जोर से ठहाका लगाकर हंस पड़ा। उस 2 टके की लड़की में घमंड? भोली भाली से लगती है, एकदम बहनजी टाइप। उसमें कहाँ का एटीट्यूड या घमंड होगा? अरे नहीं यार, वो जितनी बहनजी टाइप की लगती है उतनी है नहीं, अनंत ने सिद्धार्थ को जानकारी देते हुए बताया, जिस पर सिद्धार्थ के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट बिखर गई, जैसे उसे कोई नया चैलेंज मिल गया हो। एडवेंचर करना, चैलेंज कंप्लीट करना तो जैसे उसकी हॉबी था। कृतिका को देखकर सिद्धार्थ हल्का सा मुस्कुराया था, फिर अनंत की तरफ देखते हुए बोला, मुझसे टकराकर दिखाओ मिस मुझसे टकराकर दिखाओ मिस कृतिका, फिर मानूंगा तुम्हें। वो दोनों क्लास की तरफ बढ़ रहे थे कि अचानक कृतिका सिद्धार्थ सिंघानिया से बुरी तरह टकरा गई, और ये हरकत सिद्धार्थ सिंघानिया की तरफ से जानबूझकर की गई थी। अंधे हो क्या, देखकर नहीं चल सकती तुम? कृतिका अपनी किताबें उठाते हुए सिद्धार्थ पर गुस्से के मारे बरस पड़ी, जिस पर सिद्धार्थ मुस्कुराते हुए बोला, आई एम सो सॉरी मिस, मैं आपको देख नहीं सका। सिद्धार्थ को यूं मिठास भरे शब्दों में बोलता सुनकर कृतिका के तन बदन में आग सी लग गई। वही आवारा आशिकों की तरह पुराना हथकंडा, पहले लड़कियों से जाकर टकराओ, फिर उनसे मीठे और इनोसेंट बनते हुए माफ़ी मांग लो, धीरे धीरे उनसे दोस्तियां बढ़ाओ, जब दिल भर जाए तो उन्हें छोड़कर चले जाओ और कोई नया शिकार ढूंढो। और सिद्धार्थ सिंघानिया तो चेहरे से ही एक अमीर और आवारा आशिक लगता था। उसके मुंह से ये मीठे शब्द शोभा नहीं देते थे। वो उठी और एक जोरदार थप्पड़ सिद्धार्थ के चेहरे पर दे मारा। आई होप इस थप्पड़ के बाद तुम्हें हमेशा नजर आएगा कि आगे कोई चल रहा है या नहीं। कृतिका के इस काम पर आसपास मौजूद लोग हैरान रह गए। लड़कियां आपस में सरगोशियां करने लगीं और लड़के हैरत की तस्वीर बने उसे देखते रह गए। एक आखिरी गुस्से भरी नज़र सिद्धार्थ पर डालते हुए कृतिका वहां से जा चुकी थी, जबकि सिद्धार्थ सिंघानिया अपने चेहरे पर हाथ रखे उसे जाता हुआ देख रहा था। ये थप्पड़ तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा कृतिका, तुम नहीं जानती तुमने किससे पंगा ले लिया है। क्लासरूम में गैर मामूली सी खामोशी थी, सब अपनी अपनी सीटों पर मौजूद थे। सिद्धार्थ सिंघानिया क्लास में दाखिल हुआ तो सब लड़कियों ने उसकी ओर देखते हुए हूटिंग करना शुरू कर दी, जिस पर वो घमंडी चाल चलता हुआ धीरे से मुस्कुराया था। फिर वो चलता हुआ कृतिका के करीब आया, एक निगाह उस पर डाली और फिर पिछली सीट पर जाकर बैठ गया। थोड़ी देर में सर क्लास में दाखिल हुए तो सब उठकर खड़े हो गए। कुछ बातों के बाद सर ने फाइल खोली और चश्मा सही करते हुए कहा, जैसा कि क्लास आप सबको इंतजार था मिड टर्म के नतीजों का, तो वो नतीजे आ चुके हैं। क्लास में सरगोशियां शुरू हो गईं। सिद्धार्थ ने लापरवाही से पेन उठाया, जैसे उसे कोई भी दिलचस्पी ना हो सर की बातों पर। सर की आवाज़ क्लास में दोबारा से गूंजी थी। इस बार भी क्लास में सबसे ज़्यादा नंबर हासिल करने वाली स्टूडेंट मिस कृतिका है। कुछ पलों के लिए पूरी तौर पर क्लास में खामोशी छा गई, फिर हल्की सी तालियां बजने लगीं, जबकि कृतिका सुकून से बैठी रही, चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट मगर आंखों में वही कॉन्फिडेंस झलक रहा था। सिद्धार्थ सिंघानिया का पेन उसकी उंगलियों में रुक गया। उसकी नज़रें धीरे से कृतिका की तरफ उठीं। सर दोबारा बोले, मिस कृतिका कीप इट अप, यू आर द प्राउड ऑफ दिस क्लास। सिद्धार्थ के होठों पर बनावटी सी मुस्कुराहट आई, मगर उसकी आंखों में साफ चुभन दिखाई दे रही थी। खेल अभी ख़त्म नहीं हुआ मिस कृतिका, अभी तो खेल शुरू हुआ है, वो धीरे से खुद से बोला था। सबके चले जाने के बाद और सर के क्लास से निकलने के बाद सिद्धार्थ कृतिका के करीब आया। उसने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाते हुए धीरे से कहा, बहुत बहुत बधाई हो मिस कृतिका, सुना है आप हर साल टॉप करती हैं और इस बार भी बहुत अच्छा रिजल्ट आया है आपका। जी बिल्कुल, बस मेरी मेहनत और भगवान की कृपा है। कृतिका ने एक नज़र उसके बढ़े हुए हाथ पर डाली, फिर उसकी आंखों में देखते हुए कॉन्फिडेंस से जवाब दिया, लेकिन अपना हाथ आगे नहीं बढ़ाया। उसका यही कॉन्फिडेंस सिद्धार्थ सिंघानिया को अंदर तक आग लगा गया था। बड़े हुए हाथ को मुट्ठी की शक्ल में बंद करता हुआ होंठ भींचकर उसने अपना हाथ वापस खींच लिया। वैसे कल सुबह आपने मुझे थप्पड़ मारा तो उस थप्पड़ का बदला लेना चाहता हूँ, लेकिन क्या करूँ, आप इतनी नाइस पर्सनालिटी हैं कि बदला लेने का मन नहीं करता। अर्थभरे शब्दों में कहते हुए सिद्धार्थ सिंघानिया वहां से जा चुका था, जबकि कृतिका ने उसकी बात पर सिर्फ नागवारी और गुस्से से मुंह बना लिया था। अगले कुछ दिन काफ़ी सुकून से गुजरे। कृतिका ने महसूस किया था कि सिद्धार्थ अब उसे उलझने की बजाय गैर महसूस तौर पर उसकी मदद करने लगा है। न तंज, न रास्ता रोकना, न कोई बेहुदा शब्द। ये खामोशी और उसका ये बदला हुआ अंदाज उसे अजीब सा खटकने लगा था।
उस दिन वो रूटीन के अनुसार लाइब्रेरी की कोने वाली मेज पर बैठी नोट्स बना रही थी कि सामने वाली कुर्सी धीरे से सरकी। उसने नज़र उठाकर देखा तो सामने ही सिद्धार्थ सिंघानिया खड़ा था। अगर मैं यहाँ बैठ जाऊं तो आपके नंबर कम तो नहीं आ जाएंगे मिस कृतिका? अंदाज नरम था, हद से ज़्यादा नरम। कृतिका ने तुरंत किताब बंद की और सीधी होकर बैठ गई। मेरे नंबर मेरी मेहनत से आते हैं, किसी के बैठने या उठने से नहीं। सिद्धार्थ के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई, इम्प्रेसिव। और फिर वो बैठ गया। कुछ पल खामोशी रही, फिर उसने धीरे से पूछा, आप रोज रिक्शे में आती हैं? कृतिका का पैर रुक गया। आपको इससे क्या? सिद्धार्थ ने कंधे उचका दिए। कुछ नहीं, बस सोच रहा था क्लास की टॉपर इतनी सादा क्यों है। कृतिका ने उसकी आंखों में देखा। वो आंखें पहली बार किसी मजाक या अपमान से खाली थीं। सादगी कमजोरी नहीं होती मिस्टर सिद्धार्थ सिंघानिया। एक पल को सिद्धार्थ संजीदा हो गया। वो उसे देखता रहा, शायद पहली बार, गौर से। पतली पतली लंबी नाजुक सी उंगलियां जिन्हें आपस में उलझाए हुए वो उन पर अपना चेहरा टिकाए बैठी थी। बड़ी बड़ी चमकदार खूबसूरत काली आंखें और उन आंखों में अजीब सा संकल्प और शब्दों में खुददारी। वो लड़की इतनी भी कमज़ोर नहीं थी जिसे वो आसानी से गिरा सके। यही बात उसे उसकी तरफ खींच रही थी। दूर खड़ा अनंत ये सब देख रहा था। थोड़ी देर के बाद कृतिका बिना कुछ कहे अपना सामान उठाकर वहां से चली गई थी और सिद्धार्थ एक गहरा सांस लेते हुए उसे जाता हुआ देखता रह गया। अनंत जो दूर खड़ा था तुरंत उसके पास आया। क्या हो रहा है? खेल शुरू हुआ है या तुम खुद खेल बन रहे हो? सिद्धार्थ ने नजरें कृतिका से हटाए बगैर जवाब दिया। खेल तो शुरू हो चुका है अनंत, बस उसे खबर नहीं। मगर उसे खुद भी खबर नहीं थी कि दिल के अंदर कहीं हल्की सी दरार पड़ चुकी है जो आगे चलकर एक गहरी खाई में बदलने वाली थी। धीरे धीरे सिद्धार्थ कृतिका के करीब आने लगा। वो हर चीज़ में उसकी मदद करता, चाहे असाइनमेंट हो, प्रेजेंटेशन हो या फिर कोई प्रोजेक्ट। वो हमेशा आगे आगे रहता। कृतिका पहले पहले उसे खूब डांटती, मुझे किसी की मदद की ज़रूरत नहीं। मगर वक्त के साथ साथ उसका रवैया सिद्धार्थ के साथ नॉर्मल होने लगा था। अब उसे सिद्धार्थ का यूँ ख्याल रखना बुरा नहीं लगता था। अनंत और बाकी दोस्त हैरान थे, आखिर चल क्या रहा है। अनंत ने एक दिन सरगोशी की। सिद्धार्थ सिर्फ मुस्कुरा दिया, बस आगे आगे होता क्या है, तुम देखते चले जाओ। मगर अभी मुस्कुराहट पहले जैसी कॉन्फिडेंस से भरी नहीं रही थी। वक्त गुजरता रहा, एग्ज़ाम सर पर आ चुके थे और सिद्धार्थ की नज़दीकियाँ कृतिका के साथ बढ़ती जा रही थीं। अब उसे किसी और चीज़ का होश नहीं रहता था। वो जब भी पढ़ने बैठती सिद्धार्थ किसी न किसी बहाने उसके करीब आ जाता। कभी नोट्स के नाम पर, कभी किसी सवाल को समझाने के नाम पर। रात को फ़ोन करता, देर तक बातें करता, उसे जगाए रखता और फिर अचानक फ़ोन बंद कर देता और देर तक कृतिका की हालत को याद करते हुए हंसता रहता, जबकि कृतिका सिद्धार्थ को याद करते हुए सपने सजाने लगी थी। ये सिलसिला यूं ही चलता रहा और फिर एग्ज़ाम भी आ गए। कृतिका का मन शायद पढ़ाई से ना बहकता अगर वो रात कृतिका की ज़िंदगी में ना आई होती। उस दिन तेज मूसलाधार बारिश हो रही थी। उसने आनंद साहब को फ़ोन किया, लेकिन सड़कों पर इतना पानी भर चुका था कि उनका रिक्शा कीचड़ और पानी से भरे रोड पर चल नहीं सकता था। आनंद साहब खुद परेशान थे। चिंता मत करो कृतिका, तुम वहीं कॉलेज में रुको, जैसे ही रोड का पानी कम होता है मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। जब सिद्धार्थ के दोस्तों ने कृतिका को यूं परेशान देखा तो उनके दिमाग में शैतानी प्लान चलने लगा था। अनंत तुरंत सिद्धार्थ के पास आया था। सिद्धार्थ, मौका अच्छा है और इस मौके पर चौका मार दो। वो तुम पर अंधा विश्वास करने लगी है। आज उसका घमंड तोड़ दो कि वो फिर कभी किसी को मुंह दिखाने के काबिल न रहे। अनंत की बात सुनकर सिद्धार्थ सिंघानिया के माथे की नसें तन गईं। क्या बकवास है ये? किसी के साथ मजाक एक लिमिट तक ठीक है, मैं इस मजाक में हद से आगे नहीं जाऊंगा। सिद्धार्थ का उसूल था कि उसने कभी किसी लड़की के साथ अपनी हद पार नहीं की थी, बल्कि कुछ लड़कियां तो खुशी से अपना आप सिद्धार्थ को सौंपने के लिए तैयार रहती थीं और यहीं पर सिद्धार्थ को उन लड़कियों से घिन और नफरत महसूस होने लगती थी और उन्हें छोड़कर वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाता था। कृतिका उसकी ज़िंदगी में एक ऐसी पहली लड़की थी जो इतने महीनों की दोस्ती के बाद भी अब तक वही शर्म और झिझक महसूस करती थी। सिद्धार्थ से बात करते हुए अगर गलती से सिद्धार्थ का हाथ कृतिका को टच हो जाता तो इस स्पर्श पर उसका चेहरा शर्म से लाल हो जाता था। वो तुरंत गैर महसूस तरीके से सिद्धार्थ से दूर हट जाती थी। उसका ये शर्माना झिझकना सिद्धार्थ के दिल में एक अलग ही जगह बनाने लगा था। एक अलग ही जज्बा पैदा होने लगा था जिससे कि सिद्धार्थ अनजान था अभी तक। सिद्धार्थ की बात सुनकर अनंत को अपना प्लान फेल होता महसूस हुआ।
उसने तुरंत पैतरा बदल लिया। कोई नहीं यार, तू अपने तरीके से उस लड़की का गुरूर मिट्टी में मिला दे, हमें और क्या चाहिए। अनंत ने अपने दूसरे दोस्तों को एक आंख मारी थी। अच्छा चल, इस मौसम में कैंटीन से समोसे खाकर आते हैं, क्या खूबसूरत मौसम हो रहा है। सिद्धार्थ जो परेशानी से इधर उधर टहलती हुई कृतिका के पास जाने वाला था, अनंत उसे खींचकर कैंटीन में ला चुका था, जहां उसकी ड्रिंक में अनंत ने आंख बचाकर एक पाउडर मिला दिया था और गिलास से सिद्धार्थ के सामने रख दिया। सिद्धार्थ का मन जो सिर्फ कृतिका में ही अटका हुआ था, उसने जल्दी से ड्रिंक खाली की और उठकर खड़ा हो गया। क्या यार, बैठो सही, इतनी जल्दी क्या है। बस निकलता हूँ, मम्मा का फ़ोन आया था, परेशान हो रही हैं। उसने तुरंत बहाना बनाया, जबकि अनंत के लबों पर एक मुस्कान फैल गई थी। वो जानता था कि सिद्धार्थ सीधा कृतिका के पास जाएगा। सिद्धार्थ कैंटीन से निकलकर सीधा कृतिका के पास आया था। आर यू ओके? कृतिका, इतना परेशान क्यों हो? मैं पापा का वेट कर रही थी, लेकिन ऐसे मौसम में पापा का रिक्शा यहाँ तक नहीं आ सकता। और देखो ना, पूरा कॉलेज खाली हो चुका है। मेरा मन बहुत ज़्यादा घबरा रहा है। तो इसमें इतना परेशान और डरने वाली क्या बात है? चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक ड्रॉप कर दूंगा। कृतिका की जान में जान आई थी। थैंक यू सो मच सिद्धार्थ। खाली कॉलेज को देखकर मेरा दिल हौल रहा था। जबकि सिद्धार्थ मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ गया। वो गाड़ी निकाल कर लाया तो कृतिका फ्रंट सीट पर उसके साथ बैठ चुकी थी। साथ ही उसने अपने पापा को कॉल करके बता दिया था कि वो अपने एक दोस्त के साथ घर चली जाएगी, अब परेशान ना हो। गाड़ी बारिश को चीरती हुई रोड पर आगे बढ़ रही थी, तो वहीं सिद्धार्थ के दिमाग पर कोल्ड ड्रिंक का असर होने लगा था। उसके पूरे वजूद में एक अजीब सी खुमारी उतरने लगी थी। आंखों में मदहोशी का नशा सा छाने लगा था। दिल में एक अजीब सी गुदगुदी पैदा होने लगी थी। आंखों के आगे हल्का हल्का अंधेरा छाने लगा। उसका ध्यान ड्राइविंग से भटका और गाड़ी इनबैलेंस होकर सड़क के नीचे उतर गई। जरा सी चूक और होती कि गाड़ी नीचे खाई में जाकर गिरती। कृतिका की एक जोरदार चीख निकली और वो डर के मारे सिद्धार्थ के बाजू से चिपक गई। कृतिका का नरम सा स्पर्श सिद्धार्थ के वजूद से क्या टकराया कि उसके पूरे बदन में स्पार्क हुआ था। उसका सर सिद्धार्थ के कंधे पर टिका हुआ था और वो अपने दोनों हाथों से सिद्धार्थ के बाजू को दबोचे हुए थी। सिद्धार्थ ने सर को तिरछा करते हुए उस लड़की को देखा, जिसके वजूद की उड़ती भीनी भीनी महक उसे खुद पर काबू खोने पर मजबूर कर रही थी। दूसरा हाथ धीरे से उठाते हुए वो कृतिका के बालों को धीरे धीरे सहलाने लगा। पहले तो कृतिका को लगा कि वो उसे तसल्ली दे रहा है, लेकिन धीरे धीरे हाथ मदहोशी से सरकता हुआ उसकी गर्दन और फिर कंधे तक सरक आया था। ये स्पर्श कुछ अलग था। कृतिका चौंक कर सीधी हुई थी। सिद्धार्थ की आंखें कुछ और ही कह रही थीं। वो एक हाथ से उसके गालों को छूते हुए उसके होठों को अपनी 2 उंगलियों से उसकी नरमी को महसूस करने लगा। सांसें दहकने लगी थीं, मन बहकने लगा था और अगले ही पल कृतिका को समझ पाती, सिद्धार्थ ने झटके से उसे खुद के करीब करते हुए उसके होठों पर कब्जा जमाया था। वो बड़ी ही नरमी से अपनी सांसों को उसकी सांसों में उलझाता हुआ उसके होठों का रस पीने लगा था। कृतिका सिद्धार्थ को झटका देते खुद से दूर करना चाहती थी, लेकिन ये वो कमजोर पल था जिसमें कुछ पल के लिए कृतिका भी सब कुछ भूल गई थी, जबकि वो बड़ी मदहोशी से उसकी सांसों को पी रहा था। अगले ही पल उसकी ढीली सी शर्ट के नीचे अपना हाथ डालते हुए उसकी कमर को अपनी मुट्ठी में दबोच गया था। कृतिका एक सिसकी लेते हुए उससे थोड़ा सा दूर हटी थी, लेकिन सिद्धार्थ उसे खींचकर अपनी गोद में बिठा चुका था। उसका हाथ अभी भी कृतिका की शर्ट के नीचे था और जब उसका हाथ मदहोशी से धीरे धीरे रेंगता हुआ उसकी नरम मुलायम धड़कनों तक आया, तो कृतिका के वजूद में एक बिजली सी चमक उठी थी। वो उसकी नरम मक्खन जैसी धड़कनों की नाजुकी को धीरे धीरे सहलाते हुए महसूस करने लगा। ये पल बहुत कमज़ोर पल था, बहुत नाजुक पल था, लेकिन कृतिका फौरन हकीकत की दुनिया में लौट आई थी। अगर इस पल में बहक जाती तो शायद सब कुछ तबाह और बर्बाद हो जाता। पूरा रोड सुनसान पड़ा था। बारिश की मोटी मोटी बूंदें गाड़ी के शीशों पर जोर से टकराती हुई एक म्यूजिक सा बजा रही थीं। कृतिका का दिमाग जो होश की दुनिया में आने लगा था, जबकि सिद्धार्थ पूरी तरह मदहोश होता उसकी शर्ट को ऊपर उठा गया था और उसकी धड़कनों को अपने होठों से धीरे धीरे महसूस करने लगा कि कृतिका ने सिद्धार्थ को धक्का देते हुए खुद को उसकी पकड़ से आज़ाद किया था। सिद्धार्थ भी अब थोड़ा थोड़ा होश में आ चुका था, जबकि कृतिका अपना चेहरा हाथों में छुपाए फूट फूट कर रो पड़ी थी। वो इन कमज़ोर पलों में कैसे बहक सकती थी? उसने सिद्धार्थ को रोका क्यों नहीं? उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था।
उसे खुद से नफरत महसूस हो रही थी। उसे यूं तड़प तड़प कर रोते देखकर सिद्धार्थ के मन को कुछ हुआ था। उसे भी अपनी गलती का एहसास हुआ। आई एम सॉरी कृतिका, जो कुछ हुआ मैंने जानबूझकर नहीं किया। पता नहीं कैसे ये सब कुछ, माफ़ कर दो यार। वो कृतिका के चेहरे से उसके हाथों को हटाते हुए बेहद शर्मिंदगी से बोला था। और इस वक्त उसके चेहरे पर कोई बनावट नहीं थी, कोई झूठ नहीं था। इस वक्त सिद्धार्थ के चेहरे पर सिर्फ सच की रोशनी थी। गलती सिर्फ तुम्हारी तो नहीं सिद्धार्थ, मैं भी इस गलती में बराबर की हिस्सेदार हूँ। घिन आ रही है मुझे खुद पर। सीट से नीचे गिरा हुआ दुपट्टा सिद्धार्थ ने उठाकर उसके कंधों पर आराम से फैला दिया था। रिलैक्स हो जाओ कृतिका, हम बहुत बड़ा पाप करने से बच गए हैं। कृतिका के आंसू पोंछते हुए वो उसे तसल्ली दे रहा था और उसे समझाने लगा। उसे समझते देर नहीं लगी थी कि जरूर अनंत ने उसकी ड्रिंक में कुछ मिला दिया था। उसके तसल्ली भरे स्पर्श को पाते ही कृतिका उसके सीने से लगकर फूट फूट कर रो पड़ी। मुझे छोड़ मत देना सिद्धार्थ, मैं जी नहीं पाऊंगी तुम्हारे स्पर्श की जो छाप मेरे वजूद पर लग चुकी है, अब मैं इसे मिटा नहीं सकूंगी। और सिद्धार्थ कुछ भी नहीं बोल पाया था। वो कैसे उससे वादा कर देता जिसे वो पूरा नहीं कर सकता था। वो तो उसकी जिंदगी में सिर्फ उसे नीचा दिखाने के लिए शामिल हुआ था। आज उसके पास ऐसा मौका था कि वो उसके साथ कुछ पर रंगीन करके उसे हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चला जाता और वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल न रहती। बिना सोचे समझे उसने कृतिका के सर पर हाथ रखा और हल्के से थपकते हुए उसे तसल्ली देने लगा, लेकिन होठों से कुछ न बोल पाया। बारिश का जोर अब थम चुका था। थोड़ी देर के बाद कृतिका उससे अलग होती गाड़ी से नीचे उतर गई थी। कृतिका रुको, मैं तुम्हें घर तक ड्रॉप कर दूंगा। मैं चली जाऊंगी सिद्धार्थ, शायद कुछ दिन कॉलेज ना आ सकूं। खुद को संभालने की कोशिश करूंगी। उसने आंसू पोंछते हुए एक दूर से आते ऑटो को हाथ दिया था और उसमें बैठकर सिद्धार्थ की नज़रों से ओझल हो गई। अगले कई दिन तक कृतिका कॉलेज नहीं आ सकी थी और घर पर भी वो ढंग से पढ़ाई नहीं कर पा रही थी। करती भी कैसे? जब भी किताब खोलकर बैठती उसे सिद्धार्थ की याद आ जाती। उसका वो महकता हुआ स्पर्श खुद के वजूद से महसूस होने लगता। होंठों पर उसका नरम और दहकता हुआ स्पर्श उसे रातों को सोने नहीं देता था। कृतिका का दिल अब पूरी तरह सिद्धार्थ के नाम हो चुका था। एग्ज़ाम आ चुके थे और उसने कैसे पेपर दिए ये वही जानती थी। आज रिजल्ट का दिन था। सब स्टूडेंट बेचैनी से रिजल्ट के इंतजार में थे, मगर कृतिका के दिल में आज किसी और बात का तूफान था। आज वो सिद्धार्थ से अपनी मोहब्बत का इजहार करने आई थी। वो उससे कहने वाली थी कि वो अपने माँ बाप को उसके घर भेजे। वो एक मजबूत और जायज रिश्ते में उसके नाम के साथ खुद को जोड़ना चाहती थी। कॉलेज के लॉन के बीचों बीच में दोनों आमने सामने खड़े थे। सिद्धार्थ गहरी नज़रों से उसे देख रहा था। उस दिन तो सिद्धार्थ नशे में बह गया था और जब नशा उतरा तो उसने खुद को खूब बुरा भला कहा था और धीरे धीरे खुद को समझा लिया था कि उस लड़की के साथ उसका कोई रिश्ता नहीं हो सकता। दिल में उठते तूफान को दबाते हुए वो सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान दे रहा था कि सिर्फ और सिर्फ कृतिका का गुरूर तोड़ना है। और आज वो कृतिका के सामने खड़ा था। शायद दोनों ही आर या पार का फैसला करने आए थे और कृतिका अपने अंदर उबलते जज्बातों को काबू करने की कोशिश कर रही थी। और फिर बड़ी हिम्मत करके वो बोली थी, सिद्धार्थ तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो, आई लव यू। मैं अब और आपके बिना नहीं रह सकती। मुझे अपने साथ एक मजबूत रिश्ते में बांध लो। कृतिका के शब्द कांप रहे थे मगर दिल से निकले थे और बिल्कुल सच्चे थे। कुछ पल की खामोशी छाई रही, फिर सिद्धार्थ अचानक ही जोर से हंस पड़ा। हंसी रोकते हुए वो धीरे धीरे उसके आसपास चक्कर काटने लगा। कृतिका का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अचानक वो उसके बालों के करीब आया, उसके काले बालों की लटों को उंगलियों में लिया और एक झटके से छोड़ दिया। फिर ठंडे और बेहद तिरस्कार भरे शब्दों में बोला, तुम जैसी मामूली सी लड़की को मैं अपने घर की नौकरानी रखना भी पसंद नहीं करता। मोहब्बत तो बहुत दूर की बात है। उसके शब्दों पर कृतिका जैसे पत्थर की तरह जड़ हो गई। सिद्धार्थ की आवाज़ और भी तेज हो गई ताकि आसपास खड़े लोग भी सुन सकें। तुम्हें क्या लगा था मुझ जैसा हैंडसम इस यूनिवर्सिटी के ट्रस्टी का बेटा सिद्धार्थ सिंघानिया तुमसे मोहब्बत करेगा? तुम जैसी मामूली लड़की से? उसके दोस्त भी उसकी बातें सुनकर उनके करीब आ गए थे और अब जोर जोर से ठहाके लगा रहे थे। मैं तो बस तुम्हारा गुरूर तोड़ रहा था। बहुत घमंड था ना तुम्हें अपनी पढ़ाई पर। बस दोस्तों से शर्त लगाई थी कि तुम्हें अपने पीछे घुमाऊंगा और तुम्हारा घमंड चकनाचूर कर दूंगा। उसका हर शब्द खंजर की तरह कृतिका के दिल में सीधा उतरता चला जा रहा था। आंखों में आंसू भर आए थे मगर उसने अपने आंसू किसी के सामने गिरने नहीं दिए। धड़कते दिल को संभालते हुए लाल चेहरे के साथ वो पलटी और दौड़ती हुई वहां से निकल गई।
पीछे सिद्धार्थ सिंघानिया अपने दोस्तों के साथ खड़ा ऊंची ऊंची हंसी हंस रहा था और उसका मजाक उड़ा रहा था। और फिर उस दिन के बाद से कृतिका ने यूनिवर्सिटी आना छोड़ दिया। पहले दिन सबने सोचा कि वो नाराज है, बेइज्जती की वजह से वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं है, इसीलिए नहीं आ रही। दूसरे दिन लगा शायद वो बीमार हो गई है, आखिर इतनी बेइज्जती जो हुई थी। मगर जब एक हफ्ता गुजर गया तो हकीकत साफ हो गई, वो जा चुकी थी। सिद्धार्थ सिंघानिया बुरी तरह हैरान था कि इतनी सी बात पर वो इतना बड़ा स्टेप कैसे ले सकती थी कि उसने कॉलेज आना छोड़ दिया। मगर उसे अंदाजा नहीं था कि मोहब्बत का जाल बुनते बुनते वो खुद ही उसमें कैद हो चुका है। दिन गुजरते रहे और सिद्धार्थ बिना सोचे समझे बार बार उस कोने की तरफ देखने लगा जहां वो बैठा करती थी। लाइब्रेरी में उसकी वो मेज खाली रहती, क्लास में उसकी पहली सीट भी खाली रहती। वो न जाने क्यों बिना सोचे समझे उसका इंतजार करता रहता। दिल चाहता कि किसी से उसके बारे में पूछे, मगर उसकी अना और उसका अहंकार उसे इसकी इजाज़त नहीं देता था। बाहर से वो वैसा ही मगरूर था, मगर अंदर पहली बार एक खामोशी और खालीपन सा महसूस कर रहा था। अब उसे देर से समझ आ रहा था कि उसने सिर्फ एक लड़की का दिल ही नहीं तोड़ा, बल्कि अपनी ज़िंदगी का सुकून भी खो दिया है। एक दिन दिल के हाथों मजबूर होकर सिद्धार्थ सिंघानिया ने आखिरकार कृतिका के घर का पता लगाने के बारे में सोची। काफ़ी पूछताछ के बाद वो उस गली तक पहुंच गया जहां वो रहती थी। वो एक साधारण सी तंग गली थी, कच्ची दीवारें, दरवाजों पर लटके पर्दे। ये दुनिया उसकी चमकती हुई जिंदगी से बिल्कुल अलग थी। उसने एक दरवाजे पर दस्तक दी। थोड़ी देर के बाद एक बूढ़ी औरत बाहर आई। किससे मिलना है? सिद्धार्थ ने पल भर हिचकिचाते हुए पूछा। यहाँ कृतिका रहती थी। औरत ने हैरानी से उसे देखा। वो रिक्शे वाले आनंद की बेटी। बेटा, वो तो अपने माँ बाप के साथ ये मोहल्ला छोड़कर चली गई। सिद्धार्थ के दिल की धड़कन एक पल के लिए रुक गई। कहाँ गए वो लोग? पता नहीं बेटा, अचानक ही घर खाली कर दिया, किसी को कुछ भी नहीं बताया। इतना कहकर उस औरत ने दरवाज़ा बंद कर लिया, मगर सिद्धार्थ के अंदर कुछ टूट सा गया था। खामोशी और खालीपन के साथ उसके भीतर कुछ और भी तेजी से भरता चला गया। वो वहीं कुछ पल तक खामोश खड़ा रहा। दिल के किसी कोने में एक अजीब सी घबराहट उभर आई थी, जैसे जमीन उसके पैरों के नीचे से धीरे धीरे खिसक रही हो। वो मुश्किल से खुद को संभालते हुए अपनी गाड़ी तक पहुंचा और ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। हाथ स्टीयरिंग पर थे, मगर दिमाग कहीं और ही भटक रहा था। मैं क्यों इतना सोच रहा हूँ उसके बारे में? पागल हो गया हूँ क्या? क्या हो गया है तुम्हें सिद्धार्थ सिंघानिया? वो लड़की इस काबिल तो बिल्कुल नहीं कि उसके बारे में इतना ज़्यादा सोचा जाए। एक मामूली सी लड़की थी, उसे इतनी अहमियत देने की क्या ज़रूरत है? वो खुद को समझाने की कोशिश करने लगा। भूल जाओ सिद्धार्थ सिंघानिया, उस लड़की को भूल जाओ। उसके बारे में सोचना बंद करो। वो तुम्हारे स्टेटस की लड़की नहीं है। फॉरगेट, रिलैक्स यार, भाड़ में जाए वो लड़की। मगर जितना वो खुद को दिलासा देता, दिल की बेचैनी उतनी ही बढ़ती जा रही थी। मेरे वजूद पर अपने स्पर्श की छाप छोड़कर मुझे छोड़ मत देना सिद्धार्थ, मैं जी नहीं पाऊंगी। एक कांपती और सिसकती हुई आवाज़ उसके कानों में गूंजी तो उसके दिल में बेचैनी और भी ज़्यादा भर गई। उन नाजुक पलों को किसी भी तौर वो भूल नहीं पा रहा था जब कृतिका ने रोते हुए उसकी बाहों में पनाह ली थी और कहा था, मुझे छोड़ मत देना। यह आवाज़ उसका पीछा नहीं छोड़ती थी। गाड़ी स्टार्ट हो चुकी थी, मगर उसे पहली बार महसूस हुआ कि ज़िंदगी में कुछ ऐसा हो गया है जिसे वो पैसों या ताकत से वापस नहीं ला सकता। सिद्धार्थ, आखिर कब शादी करोगे? सुमित्रा जी की आवाज़ में नाराज़गी साफ झलक रही थी। इतनी लड़कियां दिखा चुकी हूँ, एक से बढ़कर एक, खूबसूरत और अमीर। तुम्हें कोई पसंद क्यों नहीं आती? अगर लड़कियों में कोई कमी है तो बताओ, जो तुम्हारी पसंद हो उसके बारे में मुझे बताओ। लेकिन आखिर तुमने ये जिद क्यों पकड़ रखी है? सिद्धार्थ सिंघानिया ने एक पल के लिए अपनी माँ की ओर नज़र उठाकर देखा। उसे ये बात बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी कि वो अपनी माँ को क्या जवाब दे, जबकि उसका अपना दिल बुरी तरह बेचैन था। जब भी शादी का जिक्र होता और उसकी माँ उसके सामने लड़कियों की तस्वीरें रखती, तो न जाने क्यों उन तस्वीरों में कृतिका का चेहरा उभर कर सामने आ जाता। वो तुरंत उन तस्वीरों को झटक देता और ख़ुद को संभालने की कोशिश करता। अब तो वो साफ तौर पर कह चुका था कि वो शादी नहीं करना चाहता। मैं कुछ पूछ रही हूँ सिद्धार्थ, यूँ खामोश क्यों खड़े हो? उसकी आवाज़, उसकी खामोशी पर सुमित्रा जी झुंझला गई। मम्मा, कह दिया ना मुझे शादी नहीं करनी, आप क्यों मेरे पीछे पड़ गई हैं? और आखिर आपको समझ क्यों नहीं आता? मैं अभी शादी नहीं करना चाहता, क्योंकि अभी मैं ज़िंदगी को एंजॉय करना चाहता हूँ, उसे खुलकर जीना चाहता हूँ। तो प्लीज़ आप मेरे पीछे मत पड़िए। उसकी आवाज़ में थकान थी और किसी अनजाने बोझ का एहसास भी शामिल था।
सुमित्रा जी उसके सामने आकर खड़ी हो गई। ये जिंदगी एंजॉय करने का कौन सा तरीका है सिद्धार्थ? तुम हमेशा बुझे बुझे रहते हो, खोए खोए से रहते हो। जिंदगी को एंजॉय करने की जो तुम्हारी आदतें थीं, तुम वो सब कुछ कहीं पीछे छोड़ चुके हो और कहते हो कि तुम जिंदगी को एंजॉय करना चाहते हो, इसीलिए शादी नहीं कर रहे। मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं है। मुझे सच बताओ, आखिर तुम शादी क्यों नहीं करना चाहते? पिछले 3 सालों से तुम्हें वक्त दे रही हूँ। तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो चुकी है, अपना बिजनेस संभाल रहे हो, फिर आखिर क्यों? सिद्धार्थ ने गहरी सांस ली। मम्मा, मैं किसी को जवाब देना नहीं चाहता, बस मेरा यही फैसला है, मैं शादी नहीं करना चाहता। इतना कहकर वो वहां से चला गया। सुमित्रा जी ने बेबस होकर अपने ससुर यानी दादाजी की ओर देखा। देखिए ना पापा जी, समझाइए इसे, आखिर कब तक ऐसा चलेगा? दादाजी ने गहरी सांस ली और शांत स्वर में कहा, बहू फिक्र मत करो, वो इस वक्त परेशान है, उसके दिल में कुछ है जो वो कह नहीं पा रहा। सब्र करो, वक्त के साथ सब समझ जाएगा। आखिर कब समझेगा वो? सुमित्रा जी की आवाज़ भर गई। पिछले 3 साल से वक्त दे रही हूँ, मगर वो है कि किसी बात पर राजी ही नहीं होता। इस घर में मेरी तो चलती ही नहीं। ये कहते हुए वो पैर पटकती हुई कमरे से बाहर निकल गई। ऊपर अपने कमरे में सिद्धार्थ खिड़की के पास खड़ा शहर की रोशनियों को देख रहा था। 3 साल, पूरे 3 साल हो गए थे कृतिका को गए हुए, मगर वो ना उसे भुला पाया, ना वो खाली कुर्सी और ना ही वो आखिरी नज़र। मैंने ऐसा क्यों किया था? वो धीमे से बुदबुदाया। शादी का नाम सुनते ही उसके दिल में अजीब सी बेचैनी भर जाती थी, क्योंकि दिल के किसी कोने में अब भी एक नाम महफूज था, कृतिका। और शायद इसी वजह से वो किसी और को अपनी ज़िंदगी में जगह देने को तैयार नहीं था। मैं आई कम इन सर? दरवाजे पर दस्तक के साथ सिद्धार्थ सिंघानिया की सेक्रेटरी अंदर आई। वो फाइलों के ढेर में बुरी तरह से खोया हुआ था। नज़र उठाए बिना बोला, जी बोलिए सर, आज एमएस कॉरपोरेशन के साथ मीटिंग रखी गई है। सेक्रेटरी की बात पर सिद्धार्थ ने एकदम से चौंककर अपना सिर ऊपर उठाया था। एमएस कॉरपोरेशन? मुझे तो इस बारे में कुछ नहीं मालूम। सेक्रेटरी ने फाइल खोलते हुए कहा, सर, कल बड़े सर आए थे, उन्होंने ही मीटिंग फाइनल की थी। कहा था कि वो खुद जाएंगे, लेकिन अभी अभी उनकी कॉल आई है कि वो किसी ज़रूरी काम में बिजी हो गए हैं, इसीलिए अब इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए आपको जाना होगा। सेक्रेटरी ने सम्मान से सिर झुकाते हुए जवाब दिया, जबकि ये सुनकर सिद्धार्थ ने कुर्सी के पीछे सिर टिकाकर हल्का सा झुंझलाते हुए कहा, डैड भी कमाल करते हैं। किसके साथ है मीटिंग? सर, एमएस कंपनी के डायरेक्टर के साथ। सारी डिटेल्स इस फाइल में मौजूद है। सिद्धार्थ ने हाथ आगे बढ़ाया। ठीक है, फाइल मुझे दो, मैं एक बार इसे पढ़ लेता हूँ, फिर चलते हैं। कितने बजे जाना है? सर, लगभग आधे घंटे के बाद। सेक्रेटरी फाइल मेज पर रखकर बाहर चली गई। कमरे में खामोशी फैल गई। सिद्धार्थ ने गहरी सांस ली और सामने पड़ी फाइल खोल दी। अगले कुछ मिनट तक वो पूरे ध्यान से कागज देखता रहा। उसके चेहरे पर गंभीरता बढ़ती जा रही थी। एमएस कॉरपोरेशन, वो धीमे से बुदबुदाया। फाइल बंद करते हुए उसने घड़ी की ओर देखा। चलो देखते हैं। वो कुर्सी से उठा, कोट ठीक किया, टाई सीधी की और खुद को पूरी तरह प्रोफेशनल अंदाज में ढाल लिया। मीटिंग हॉल में सब लोग बैठे इंतजार कर रहे थे। माहौल में बेचैनी साफ महसूस हो रही थी। तभी एक तेज और कॉन्फिडेंस से भरी आवाज़ गूंजी, आखिर कौन है ये सिंघानिया इंडस्ट्री के सीईओ, जिन्हें वक्त की पाबंदी का जरा भी एहसास नहीं? हमें भी दूसरे काम करने होते हैं, क्या हम सारा दिन यहाँ बैठकर उनका इंतजार करते रहें? उसके शब्द अभी माहौल में गूंज ही रहे थे कि अचानक दरवाज़ा खुला। दरवाजे के पीछे से एक प्रभावशाली पर्सनालिटी अंदर दाखिल हुई। सिद्धार्थ सिंघानिया, काले सूट में, चेहरे पर बही गुरूर और कदमों में बेपरवाही। उसकी नज़र सामने उठी और सामने आते ही वो ठिठक गया। कुर्सी के सिरहाने खड़ी कोई और नहीं बल्कि कृतिका थी। कुछ पलों के लिए वक्त जैसे थम सा गया। उधर कृतिका के चेहरे पर भी हैरानी की हल्की सी लहर दौड़ गई थी, मगर अगले ही पल उसने खुद को संभाल लिया था। अब माहौल पहले से भी ज़्यादा ठंडा और खामोश हो गया था। तो आप हैं सिंघानिया इंडस्ट्री के सीईओ? हॉल में सन्नाटा छाया हुआ था। अगर आपको अपने वक्त की कदर नहीं तो कम से कम दूसरों के वक्त का एहसास करना सीख लीजिए। ये कोई तरीका है मीटिंग में आने का? सिद्धार्थ अभी जवाब देने ही वाला था कि उसका सेक्रेटरी जल्दी से बोल पड़ा, एक्सट्रीमली सॉरी मैम, दरअसल आज बड़े सर को आना था इस मीटिंग के लिए, लेकिन वो किसी ज़रूरी काम में बिजी हो गए, इसलिए सर को भेजा गया है। इन्हें मीटिंग की जानकारी अभी थोड़ी देर पहले ही मिली है, ये मेरी गलती है। कृतिका की नज़र कुछ पल के लिए सेक्रेटरी पर पड़ी, फिर वो दोबारा सिद्धार्थ सिंघानिया की ओर देखने लगी।
गलती आपकी हो या फिर आपके बॉस की, लेकिन दूसरों के वक्त का ख्याल रखना जरूरी होता है मिस्टर सिद्धार्थ सिंघानिया। उसने उसके नाम पर खासा जोर देते हुए ये बात कही। सिद्धार्थ के जबड़े भींच गए। वो एक कदम आगे बढ़ा। मीटिंग शुरू करें मिस कीर्त। वो उसकी बात काटकर पूरे कॉन्फिडेंस से बोली। सीईओ एमएस कॉरपोरेशन। हॉल में मौजूद सब लोग खामोश थे, मगर दोनों के बीच एक अनदेखा तूफान चल रहा था। मीटिंग के दौरान सिद्धार्थ सिंघानिया की नज़रें लगातार कीर्तिका पर टिकी रहीं। वो हर बिंदु पर तर्क दे रही थी। प्रेजेंटेशन साफ, आवाज़ मजबूत, अंदाज आत्मविश्वास से भरा हुआ, पूरी तरह प्रोफेशनल। मगर उसके अंदर कहीं ना कहीं एहसास जिंदा था कि कोई उसे गौर से देख रहा है, और वो ये बात अच्छी तरह जानती थी, लेकिन उसने एक बार भी नज़र उठाकर उसकी ओर नहीं देखा, जैसे वो उसके लिए मौजूद ही ना हो। ये बेपरवाही सिद्धार्थ सिंघानिया को अजीब सी चुभन दे रही थी। मीटिंग खत्म हुई। लोग एक एक करके बाहर निकलने लगे। कीर्तिका अपनी फाइलें समेट रही थी कि अचानक पीछे से आवाज़ आई, कीर्तिका। उसके हाथ एक पल को रुक गए, फिर वो पूरे सुकून के साथ पीछे मुड़ी। जी बोलिए मिस्टर सिद्धार्थ सिंघानिया। उसका अंदाज न ठंडा था न गुस्से भरा, बस सामान्य, जैसे वो किसी आम इंसान से बात कर रही हो। सिद्धार्थ एक कदम आगे बढ़ा। क्या हम कहीं बैठकर कॉफ़ी पी सकते हैं? वैसे भी हमारे प्रोजेक्ट साथ हैं, तो साथ बैठने से जान पहचान बढ़ेगी। सिद्धार्थ की बात पर कीर्तिका के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान उभर आई थी। और ये बात आपसे किसने कही कि मुझे आपसे जान पहचान बढ़ानी है? शब्द नरम थे, मगर वार गहरा था। सिद्धार्थ के चेहरे पर तनाव साफ दिखाई देने लगा। वो आगे बोली, ये प्रोजेक्ट मैं आपके साथ शुरू नहीं करना चाहती। मैंने आपके पापा के साथ डील की है, तो आपसे रिश्ता आगे बढ़ाने के बजाय मैं अपने बाकी काम पूरे करना ज़्यादा सही समझती हूँ। कहते हुए वो अपनी फाइल उठा चुकी थी। थैंक यू मिस्टर सिंघानिया। सुकून भरे और अंतिम शब्दों के साथ वो वहाँ से चली गई, और सिद्धार्थ वहीं खड़ा रह गया। वो धीरे धीरे उससे दूर होती चली गई, मगर उसके गुरूर पर लगा घाव वहीं रह गया। डाइनिंग टेबल पर सब लोग खामोशी से खाना खा रहे थे। बर्तनों की हल्की आवाज़ और माहौल में फैली गंभीरता। अचानक सिद्धार्थ ने खाना रखते हुए कहा, डैड, एमएस कॉरपोरेशन का जो प्रोजेक्ट फाइनल हुआ है, मैं चाहता हूं कि आप उसे मेरे हवाले कर दें। अजय साहब ने चौंक कर उसकी ओर देखा। समझ भी रहे हो कि आखिर तुम क्या कह रहे हो? वहाँ की सीईओ एक लड़की है, और तुम्हें तो वैसे भी लड़कियों से चिढ़ है। सिद्धार्थ ने नज़रें झुकाकर पानी का गिलास उठाया। डैड, उसका नाम कीर्तिका है, और मैं ये प्रोजेक्ट उसके साथ मिलकर करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप उससे बात करें और कहें कि अब ये प्रोजेक्ट मैं हैंडल करूँगा। सुमित्रा जी ने हल्की शरारती मुस्कान के साथ कहा, इन्हें लड़कियों में दिलचस्पी नहीं थी, इन्हें सिर्फ और सिर्फ कीर्तिका में दिलचस्पी थी, जिसे अपनी अना की वजह से खो दिया था। अब वापस आई है तो जनाब दोबारा मौका मांगना चाहते हैं। दादाजी ने भी गंभीर नज़रों से सिद्धार्थ की ओर देखा। क्या ये सच है? कुछ पलों की खामोशी के बाद सिद्धार्थ ने धीरे से सिर उठाया। जी दादाजी, आप ठीक समझ रहे हैं। मैंने उसके साथ बहुत गलत किया, और मैं अब उससे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मैं उसे बताना चाहता हूँ कि मैं आज भी उससे मोहब्बत करता हूँ। उसकी बात पर टेबल पर जैसे एकदम से सन्नाटा छा गया। सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगे, और तभी अजय सिंघानिया ने जैसे एक बम फोड़ दिया। देख लो, सुना है उसकी एक बेटी भी है? ये सुनते ही सिद्धार्थ के हाथ से चम्मच छूट कर गिरा था। क्या मतलब, बेटी? उसके शब्द जैसे उसके गले में ही अटक कर रह गए थे। अजय साहब ने गंभीरता से कहा, हाँ, जब मैं उसके ऑफिस गया था तो वहाँ एक छोटी सी बच्ची से मुलाकात हुई थी, और वो उसे ममा कहकर बुला रही थी। शब्द जैसे सिद्धार्थ के कानों में गूंजने लगे। मामा, बेटी, कीर्तिका। अजय साहब उठते हुए बोले, बाकी बात बाद में करेंगे। कहते हुए वो कमरे से बाहर चले गए, जबकि सिद्धार्थ वहीं बैठा रह गया। उसके आसपास जैसे सब कुछ शांत हो गया था। सारी आवाज़ें कहीं दब गई थीं, सिवाय अपने डैड के शब्दों के। सोच लो, उसकी एक बेटी भी है, जो ऑफिस में उसे मामा मामा कहकर बुला रही थी। क्या मैंने बहुत देर कर दी? क्या मैंने सब कुछ खो दिया? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अभी तो मुझे मौका मिला था सब कुछ सही करने का। वो अपना सिर थामे डाइनिंग टेबल पर बैठा रह गया। पूरी रात सिद्धार्थ सो नहीं सका। कभी कीर्तिका का चेहरा सामने आता, तो कभी डैड के कहे हुए शब्द मामा। सुबह होते ही वो सीधा ऑफिस पहुंच गया। कमरे का दरवाजा खोला तो देखा अजय सिंघानिया कीर्तिका के साथ बैठे बात कर रहे थे। कीर्तिका के चेहरे पर साफ नाराजगी थी। देखिए मिस्टर अजय सिंघानिया, वो गंभीर स्वर में बोल रही थी, मैंने ये प्रोजेक्ट इसीलिए फाइनल किया था कि मैं आपके साथ काम करना चाहती थी, आपके बेटे के साथ नहीं। सिद्धार्थ के कदम वहीं रुक गए।
कृतिका ने आगे कहा, या तो आप ये प्रोजेक्ट कैंसिल कर दें या फिर खुद मेरे साथ काम करें। मुझे ये प्रोजेक्ट उसी सूरत में पूरा करना है जब ये प्रोजेक्ट आप मेरे साथ पूरा करेंगे, वरना इसे कैंसिल कर दीजिए। उसकी बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि सिद्धार्थ तुरंत 2 कदम आगे बढ़ा। प्रोजेक्ट कैंसिल नहीं होगा, काम करना है तो आपको मेरे साथ ही करना पड़ेगा। उसकी बात के बाद कमरे में जैसे खामोशी छा गई। वो ठंडे स्वर में आगे बोला, अगर आपने ये प्रोजेक्ट कैंसिल किया तो याद रखिएगा, बाकी तमाम पार्टनर्स भी पीछे हट जाएंगे। कृतिका फौरन खड़ी हो गई। आप मुझे धमकी दे रहे हैं मिस्टर सिद्धार्थ सिंघानिया? उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। सिद्धार्थ ने गंभीरता से जवाब दिया, धमकी नहीं दे रहा, आपको आने वाले नुकसान के बारे में बता रहा हूँ। तो ठीक है। उसका लहजा और भी सख्त हो गया। मैं ये नुकसान बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक घटिया और गिरे हुए इंसान के साथ काम करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं। उसके शब्द तीर की तरह सिद्धार्थ के सीने में जाकर लगे। उसके चेहरे पर कठोरता आ गई। वो कुछ कहने ही वाला था कि तभी एक नन्ही सी आवाज़ उसके कानों से टकराई, मामा। और उस आवाज़ के साथ जैसे वक्त ठहर सा गया। दरवाजे के पास एक छोटी सी फूल सी बच्ची खड़ी थी, गुलाबी फ्रॉक, हाथ में छोटा सा टेडी बियर और आंखें, वही आंखें। सिद्धार्थ का दिल जोरों से सीने के अंदर धड़कने लगा। कृतिका तुरंत उसकी ओर बढ़ी, घुटनों के बल बैठकर उसे गले से लगा लिया। बेटा, आप यहाँ क्यों आ गए? बच्ची ने बड़ी ही मासूमियत से कहा। मामा, आपने कहा था ना कि हम आइसक्रीम खाने जाएंगे। सिद्धार्थ की नज़र उस बच्ची पर ही जमी रह गई। कृतिका ने बच्ची को गोद में उठाया और पलटकर सिद्धार्थ की ओर देखा। उसकी आंखों में नफरत भी थी और एक अनकहा दर्द भी। मीटिंग खत्म हो चुकी है मिस्टर सिद्धार्थ सिंघानिया, ये कहकर वो बच्ची को लेकर वहां से बाहर चली गई और सिद्धार्थ वहीं खड़ा रह गया। काफ़ी बहस और शर्तों लंबी मीटिंग्स के बाद आखिरकार कृतिका इस बात पर तैयार हो गई कि वो ये प्रोजेक्ट सिद्धार्थ के साथ जारी रखेगी, मगर उसकी रजामंदी आसान नहीं थी। मीटिंग रूम में सबके सामने उसने कुछ शर्तें और अपने कुछ उसूल साफ रख दिए थे। ये सहयोग सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशनल रहेगा मिस्टर सिद्धार्थ सिंघानिया। उसका अंदाज एकदम प्रोफेशनल और सपाट था, मगर आवाज़ मजबूत और कॉन्फिडेंस से भरी हुई थी। मेरा पहला नियम, हमारी तमाम बातचीत सिर्फ प्रोजेक्ट तक सीमित रहेगी। दूसरा, किसी भी तरह की पर्सनल बातचीत हमारे बीच नहीं होगी। और तीसरा, हर मीटिंग सिर्फ तय समय पर होगी, बिना किसी देर सवेर के। और चौथा, आप मेरे किसी भी पर्सनल मामले में दखल नहीं देंगे। हॉल में खामोशी छा गई। सिद्धार्थ ने कुछ पल उसे देखा, फिर गंभीरता से कहा, मंजूर है। मगर उसके दिल ने ये शर्तें कबूल नहीं की थीं। प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो गया था। दोनों एक ही मेज के दो किनारों पर बैठते, फाइलें शेयर होती, डेटा डिस्कस होता, मगर दिलों के बीच वही फासला अब तक बना हुआ था। सिद्धार्थ कभी कभार बात शुरू करने की कोशिश करता, कृतिका, मेरा मतलब है मिस कृतिका, इस रिपोर्ट में मिस्टर सिंघानिया प्लीज पॉइंट पर आए। वो फौरन फाइल की तरफ इशारा कर देती। अगर वो पानी का गिलास आगे बढ़ाता तो वो थैंक यू कहकर नजरें झुका लेती। अगर वो कुछ पर्सनल पूछने की कोशिश करता तो वो लैपटॉप स्क्रीन में खो जाती। जितना वो करीब आने की कोशिश करता वो उतना ही खुद को काम में व्यस्त कर लेती। एक दिन उसने हिम्मत करके कहा, हम कब तक यूं अजनबियों की तरह काम करते रहेंगे? कृतिका ने पैर रख दिया। हम अजनबी नहीं हैं मिस्टर सिंघानिया, हम सिर्फ प्रोफेशनल पार्टनर्स हैं और यही हमारे लिए बेहतर है। शब्द नरम थे मगर दूरी साफ थी। सिद्धार्थ ने पहली बार शिद्दत से महसूस किया, किसी को खोना आसान होता है मगर उसे दोबारा पाना सबसे मुश्किल। तीसरी मीटिंग चल रही थी। सब लोग प्रोजेक्ट की कामयाबी पर बात कर रहे थे। माहौल हल्का था। अचानक एक सहकर्मी ने मुस्कुराते हुए पूछ लिया, मेरा एक सवाल है मिस कृतिका, आपके हस्बैंड का नाम क्या है? कमरे में कुछ लोग हंस दिए। कृतिका ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, एक्चुअली मेरी शादी नहीं हुई, लेकिन आपकी तो एक छोटी सी बेटी है ना? कृतिका का लहजा नरम मगर आत्मविश्वास से भरा था। हाँ बेटी है, मगर मैंने उसे अडॉप्ट किया है। कुछ पलों के लिए कमरे में फिर से एक लंबी खामोशी छा गई। सिद्धार्थ सिंघानिया ने बंद मुट्ठी ढीली छोड़ दी। दिल पर जो अनजाना सा बोझ था वो हल्का हो गया। उसके चेहरे पर एक पल को सुकून आया जो कृतिका की नज़रों से छिप नहीं सका, मगर उसने कुछ नहीं कहा, बस फाइल बंद कर दी और मीटिंग आगे बढ़ा दी। वक्त गुजरता गया। प्रोजेक्ट कामयाबी से पूरा हो गया। दोनों के बीच दूरी अभी भी वैसी ही थी, मगर रवैये की सख्ती कुछ कम हो चुकी थी। सिद्धार्थ खामोशी से उसका ख्याल रखने लगा। अगर वो देर तक काम करती तो वो भी रुक जाता। अगर वो प्रेजेंटेशन बनाती तो वो खुद डेटा चेक कर लेता।
अगर उसे सिर दर्द होता तो वो चुपचाप कॉफ़ी मंगवा देता। कृतिका सब महसूस करती थी मगर अनजान बनी रहती और फिर अचानक मीडिया में खबर चलने लगी। एमएस कॉरपोरेशन पर वित्तीय घोटाले का आरोप, फंडिंग में गड़बड़ी की खबरें तेजी से वायरल हो गईं। सोशल मीडिया पर कंपनी को बुरी तरह निशाना बनाया जाने लगा। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब दस्तावेजों पर सिद्धार्थ सिंघानिया के साइन शामिल पाए गए। बोर्ड मीटिंग में हंगामा मच गया। कृतिका का चेहरा सख्त हो चुका था। मिस्टर सिद्धार्थ सिंघानिया, ये क्या है? उसने फाइल उसके सामने रख दी। सिद्धार्थ ने कागजात देखे और उसके चेहरे का रंग बदल गया। ये मेरे साइन नहीं है, किसी ने जाली साइन किए हैं। लेकिन मीडिया के पास तो यही रिकॉर्ड है। उसकी आंखों में मायूसी थी मगर धीरे धीरे उसका पुराना आत्मविश्वास लौट आया था। शायद पहले एक थप्पड़ का बदला लिया तुमने मुझसे, मेरी जिंदगी बर्बाद करके, और अब इस थप्पड़ का बदला दोबारा ले रहे हो, मेरी कंपनी को डुबोकर। कृतिका की आंखों में आंसू चमक रहे थे मगर आवाज़ में टूटन के बावजूद एक अजीब सी मजबूती थी। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है सिद्धार्थ? क्यों हर बार तुम ऐसे हथकंडे अपनाते हो? उसके शब्द सीधे सिद्धार्थ के दिल पर जाकर लगे। वो एक कदम आगे बढ़ा। इस बार मैंने कुछ नहीं किया कृतिका, तुम्हारा हर बार यही जुमला होता है। बरसों पहले भी तुमने यही कहा था और आज भी यही कह रहे हो। सिद्धार्थ की सांसें भारी होने लगीं। कृतिका के आंसू अब तेजी से बहने लगे। याद है, बरसों पहले तुमने कहा था कि मैं तुम्हारे घर की नौकरानी बनने के भी काबिल नहीं। उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ नजरें झुकाकर खड़ा रह गया। यही वो शब्द थे जो दिन रात उसे कचोड़ते थे, उसे शर्मिंदा करते थे और जिनकी गूंज से वो हर रात बचने की कोशिश करता था। और आज वही शब्द कृतिका उसके सामने दोहरा रही थी। कमरे में खामोशी गहरी होती चली गई। और आज जब तुमने देखा कि वही लड़की जो तुम्हारे नज़रों में कुछ भी नहीं थी, तुम्हारे लेवल से ऊपर पहुंच गई है, उसकी आवाज़ टूट गई, तो तुमने उसकी कंपनी डुबो दी। सिद्धार्थ के चेहरे पर गहरा पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। मैंने तुम्हें कभी नीचा दिखाने के लिए कुछ नहीं किया कृतिका। हाँ, मैंने तुम्हें खोया अपनी अना की वजह से, मगर तुम्हें गिराने के बारे में मैंने कभी भी नहीं सोचा, कभी भी नहीं। तो फिर ये सब क्या है? उसने फाइल उसके सीने पर जोर से फेंक दी। ये नकली साइन है, ये घोटाला, ये मीडिया, ये सब कुछ खुद ब खुद हो गया। सिद्धार्थ ने कागज उठाए और गंभीर आवाज में कहा, किसी ने हमारे बीच फूट डालने की कोशिश की है। कृतिका उसकी बात पर कड़वी हंसी हंस दी। सिद्धार्थ पहली बार लगभग टूटे हुए शब्दों में बोला, मैंने तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाया और ना ही कभी पहुंचाऊंगा। तुम्हारी कंपनी नहीं डूबेगी, मैं खुद को बर्बाद कर लूंगा मगर तुम्हें बर्बाद नहीं होने दूंगा। मुझे तुम्हारे वादों पर यकीन नहीं रहा सिद्धार्थ सिंघानिया। ये शब्द उसके लिए सजा से कम नहीं थे। कृतिका बुरी तरह टूट गई थी। उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया था। सिद्धार्थ अब दिन रात कुछ न कुछ खंगालता रहता। ईमेल, रिकॉर्ड्स, अकाउंट्स, साइनिंग, सीसीटीवी फुटेज, हर सबूत एक ही बात कह रहा था, ये काम बाहर वाले का नहीं, किसी अपने का है, किसी अंदर वाले का। मगर कौन? वो लगातार सच के करीब पहुंचता गया और एक रात उसे वो मिल गया। ऑफिस का ही एक सीनियर कर्मचारी। कुछ पैसों और दूसरी कंपनी के लालच में उसने नकली दस्तावेज तैयार किए थे। सिद्धार्थ का गुस्सा उबाल पर था मगर इस बार उसने हाथ नहीं उठाया। उसने कानून का सहारा लिया। सारे सबूत इकट्ठे किए, वकील से बात की और अगली सुबह मीडिया कॉन्फ्रेंस बुलाई। कैमरों की फ्लैश चमक रही थी। सिद्धार्थ मीडिया के सामने खड़ा था। एमएस कॉरपोरेशन पर लगाए गए सारे आरोप बेबुनियाद हैं। ये नकली दस्तावेज हमारी ही कंपनी के कर्मचारी द्वारा तैयार किए गए थे, जिसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू हो चुकी है। स्क्रीन पर सबूत चलने लगे, दस्तावेज, रिकॉर्डिंग, बैंक ट्रांजैक्शन। मीडिया का शोर अब खामोशी में बदल गया। कुछ ही घंटों में खबर बदल चुकी थी। एमएस कॉरपोरेशन बेगुनाह साबित हो गई थी। अंदरूनी साजिश का पर्दाफाश हो चुका था। जो पार्टनर्स पीछे हट गए थे वे वापस आने लगे। माफी के साथ नए सौदे और पहले से बड़े प्रोजेक्ट्स के ऑफर आने लगे। कृतिका अपने ऑफिस में खड़ी ये सब देख रही थी। उसकी कंपनी बच चुकी थी, उसकी इज्जत वापस लौट आई थी और इसके पीछे सिद्धार्थ का हाथ था। वो खामोशी से उसके पास आया। मैंने कहा था ना कृतिका कि मैं तुम्हें बर्बाद नहीं होने दूंगा, और मैंने इस बार कुछ नहीं किया। उसके शब्दों में आज घमंड नहीं था, सिर्फ सच और थकान थी। कृतिका ने एक पल के लिए उसकी तरफ देखा। उसकी नज़रों में शक भी था और कृतज्ञता भी, और शायद कहीं बहुत अंदर छुपी हुई नरमी भी। मगर वो कुछ नहीं बोली, बस फाइल बंद की और बिना कुछ कहे वहाँ से चली गई। सिद्धार्थ वहीं खड़ा रह गया। उसने उसकी कंपनी बचा ली थी और यही सुकून उसके लिए काफ़ी था। कृतिका ऑफिस में बैठी फाइलों में उलझी रही, मगर असल में वो खुद से भाग रही थी। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर उसने सिर उठाया
और अगले ही पल उसकी आंखों में सख्ती उतर आई। अनंत धीरे धीरे चलता हुआ उसके सामने आकर रुक गया। उसके चेहरे पर पहली बार कोई घमंड नहीं, सिर्फ शर्मिंदगी थी। मैं तुमसे माफ़ी मांगने आया हूँ कृतिका। कृतिका ने फाइल बंद की कुर्सी की पीठ से टिक गई और ठंडे शब्दों में बोली, आप जैसे लोग माफ़ी नहीं मांगते मिस्टर अनंत, वे सिर्फ सफाई देते हैं। अनंत ने गहरी सांस ली। इस समय सिद्धार्थ का कोई कसूर नहीं था कृतिका। उसने जो कुछ किया मेरे कहने पर और मेरी खातिर किया। मैंने उसे भड़काया, मैंने उसे गलत रास्ता दिखाया। कृतिका की उंगलियां मेज पर रखे पेन को कसकर थाम चुकी थीं। और जब मैं चली गई तो अनंत की आवाज़ भर गई। जब तुम चली गई तो वो टूट गया था। तुम शायद अंदाज़ा भी नहीं लगा सकती कि उसने कैसे कैसे दिन देखे हैं। उसने तुम्हें हर शहर में हर जगह ढूंढा। उसने खुद को सजा दी कृतिका। कृतिका की पलकें एक पल के लिए कांप उठी, दिल की धड़कन तेज हो गई, मगर अगले ही पल उसने खुद को संभाल लिया। देखिए मिस्टर अनंत, मैं न किसी सिद्धार्थ को जानती हूँ, ना ही उसके एहसानों को। जिस दिन उसने मेरा भरोसा तोड़ा था उसी दिन वो मेरे लिए मर गया था। अनंत एक कदम और करीब आया। मोहब्बत गलती कर सकती है मगर धोखा नहीं देती। उसे देर से सही मगर समझ आ गया था कि वो तुमसे मोहब्बत करता है। तुम्हारे जाने के बाद उसे एहसास हुआ था कि तुम उसकी आदत नहीं, उसकी ज़रूरत हो। कमरे में खामोशी फैल गई। कृतिका ने नजरें झुका लीं। उसकी सांसें उथल पुथल हो चुकी थीं। जरूर वो हल्का सा मुस्कुराई, मगर उसकी मुस्कान में दर्द था। जब मुझे उसकी ज़रूरत थी तब वो कहाँ था? अनंत के पास इस सवाल का सीधा जवाब नहीं था। वो कमज़ोर था मगर बेवफा नहीं। ये शब्द कृतिका के दिल को हल्के से छू गए। कुछ पल यूं ही खामोशी में गुजर गए। फिर वो कुर्सी से उठकर खिड़की की तरफ जाकर रुक गई। आप जा सकते हैं मिस्टर अनंत। अनंत मायूस हो गया मगर जाने से पहले रुक कर बोला, वो आज भी तुमसे मोहब्बत करता है और शायद तुम भी, बस मान नहीं रही। दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आई। कमरे में अब सिर्फ कृतिका थी और उसकी आंखों से खामोशी से बहते आंसू। दर्द अभी ख़त्म नहीं हुआ था, मगर पहली बार उसने अपने दिल की दीवारों में एक बारीक सी हल्की दरार महसूस की थी। कृतिका की उंगलियां कीबोर्ड पर चल रही थी, मगर शब्द स्क्रीन पर बनने से पहले ही बिखर जाते। अनंत की बातें उसके कानों में गूंज रही थीं। वो तुमसे सच में मोहब्बत करने लगा है। उसने झटके से फाइल बंद की। पीए को कह दो आज की बाकी मीटिंग्स कैंसिल कर दे। दिल अजीब सी बेचैनी से भरा हुआ था। उसी पल दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। मैं आई कम इन? वही भारी आवाज़, वही आवाज़ जिसे वो बरसों से खुद से दूर रखना चाहती थी। कृतिका ने नज़र उठाए बिना कहा, जी। सिद्धार्थ अंदर आया। उसके चेहरे पर वो रौब नहीं था जो कभी हुआ करता था। आंखों के नीचे गहरे हल्के साफ दिखाई दे रहे थे, जैसे नींद ने भी उससे किनारा कर लिया हो। कुछ पल यूं ही खामोशी में गुजर गए। कृतिका, उसने धीरे से पुकारा। वो चौंकी नहीं, बस ठंडे स्वर में बोली, जी मिस्टर सिंघानिया, ऑफिस टाइम में सिर्फ काम की बात होगी। ये शब्द सीधे उसके दिल में उतर गए। सिद्धार्थ ने गहरी सांस ली। मैं काम की बात ही करने आया हूँ, अपने उस कसूर की जो शायद मैंने किया भी नहीं, मगर जिसकी सज़ा तुम मुझे दे रही हो। कृतिका के हाथ रुक गए। कसूर? वो कड़वाहट से मुस्कुराई। कसूर तो उस दिन शुरू हुआ था जब आपने मुझे बताया था कि मैं आपकी नौकरानी बनने के काबिल भी नहीं हूँ। सिद्धार्थ की आंखें झुक गईं। मैंने गलत किया था, गुरूर में किया था और शायद खुद को बड़ा साबित करने के लिए किया था। पल भर के लिए फिर से कमरे में खामोशी छा गई थी। आज मैं तुमसे माफ़ी मांगने आया हूँ। उस थप्पड़ की नहीं, उस जुमले की, उस घमंड की, उन हर पलों की जब मैंने तुम्हें कम समझा। कृतिका की पलकों पर नमी उतर आई, मगर वो मजबूत बनी रही। माफ़ी सब कुछ ठीक नहीं करती मिस्टर सिद्धार्थ सिंघानिया, मुझे पता है। उसकी आवाज़ हल्की सी टूट गई। लेकिन कभी कभी माफ़ी दिल का बोझ हल्का कर देती है। मैं तुम्हें वापस पाने नहीं आया, बस ये बोझ उतारने आया हूँ कि तुम्हारी तबाही में मेरा हाथ नहीं था। मैंने कभी तुम्हें बर्बाद होते देखना नहीं चाहा। वो कुछ कदम पीछे हटा। अगर तुम मुझे माफ़ नहीं कर सकती तो मैं ये भी स्वीकार कर लूँगा। बस इतना जान लो कि मैं तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुँचा सकता और ना कभी पहुँचाऊँगा। वो मुड़ा और फिर धीरे से दरवाजे तक पहुँच ही रहा था कि तभी कृतिका की आवाज़ आई, सिद्धार्थ। वो रुक गया। दिल तेजी से धड़कने लगा। कृतिका धीरे धीरे चलकर उसके करीब आई। तुमने मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। कृतिका की आवाज़ भारी हो गई। हाँ, तुमने मेरा कारोबार नहीं डुबोया, मगर मेरे सपने छीन लिए। तुमने मुझे तोड़ दिया। तुमने मेरी रूह को जख्मी कर दिया मिस्टर सिद्धार्थ सिंघानिया। ये शब्द उसके दिल में उतर गए। सिद्धार्थ ने सर झुका लिया। उसके पास कोई जवाब नहीं था। शायद पहली बार वो खुद को मुजरिम महसूस कर रहा था। बिना कुछ कहे वो मुड़ा और वहाँ से चला गया।
उस दिन के बाद वो ऑफिस नहीं आया। शुरू में कृतिका ने उसे नज़रअंदाज किया। जाए भाड़ में, मुझे कोई परवाह नहीं, उसने खुद से कहा। मगर दिन हफ्तों में बदल गए। एक महीना गुजर गया, न वो प्रोजेक्ट फाइनल कर रहा था और ना ही मीटिंग्स अटेंड कर रहा था। कंपनी के लोग परेशान थे, मगर कृतिका खुद को काम में डुबोए बैठी रही। लेकिन दिल अंदर से बेचैन रहने लगा। पहली बार उसे एक अजीब सा एहसास हुआ, खालीपन का और शायद डर का। आखिरकार एक शाम वो खुद को रोक न सकी और सिद्धार्थ के घर पहुंच गई। घर में सब लोग शाम की चाय पर मौजूद थे। अरे कृतिका, आप यहाँ? अजय सिंघानिया मुस्कुराते हुए बोले। सिद्धार्थ ने नजर उठाई। एक पल को दोनों की आंखें मिली। कृतिका के दिल की धड़कन तेज हो गई। वो पहले से ज्यादा कमजोर लग रहा था। पीला चेहरा, आंखों में गहरी थकान। बेटा बैठो, चाय पियो, दादाजी ने प्यार से कहा। कृतिका ने खड़े खड़े जवाब दिया, मैं यहाँ चाय पीने नहीं आई हूँ, मैं आपके बेटे से ये पूछने आई हूँ कि इन्होंने किसकी इजाज़त से काम बीच में रोक दिया है। कमरे का माहौल बदल गया। सिद्धार्थ कुछ कहना चाहता था, मगर दादाजी बीच में बोल पड़े। वो दरअसल बेटा, सिद्धार्थ की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। तबीयत ठीक नहीं थी? कृतिका का स्वर सख्त हो गया। कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने से पहले उन्हें याद रखना चाहिए था कि वो बीमार भी हो सकते हैं। और ऐसी कौन सी बीमारी है जो 1 महीने से इन्हें ऑफिस नहीं आने दे रही? दादाजी की आंखों में हल्की सी नमी आ गई। बेटा, सिद्धार्थ का एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट? ये सुनकर कृतिका जैसे पत्थर की हो गई। अजय साहब ने धीमे स्वर में कहा, एक रात ऑफिस से लौटते समय इसकी गाड़ी का भयानक एक्सीडेंट हो गया था। कुछ दिन आईसीयू में रहा। हमने किसी को बताया नहीं, ये खुद ही मना करता रहा। कृतिका की नज़र तुरंत ही सिद्धार्थ पर गई। वो खामोश बैठा था, नजरें झुकी हुई थीं। क्यों? उसके होठों से मुश्किल से ये शब्द निकले। सिद्धार्थ ने पहली बार उसकी तरफ देखा। क्योंकि तुम पहले ही मुझे मुजरिम समझती थी। मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें लगे मैं हमदर्दी पाने के लिए कोई ड्रामा कर रहा हूँ। ये शब्द कृतिका के दिल पर हथौड़े की तरह लगे। और प्रोजेक्ट? उसकी आवाज़ अब पहले जैसी सख्त नहीं रही थी। वो पूरा है, सिद्धार्थ ने धीमे से कहा, बस फाइनल साइन का इंतजार बाकी है। तुम्हारे? फिर से खामोशी छा गई। कृतिका की आंखों में आंसू भर आए, मगर उसने उन्हें गिरने नहीं दिया। वो धीरे धीरे उसके करीब आई। तुम पागल हो? उसकी आवाज़ कांप रही थी। तुम्हें अपनी जान की भी परवाह नहीं? सिद्धार्थ ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। जान की परवाह तब होती है जब जीने की कोई वजह हो। ये सुनते ही कृतिका की आंख से आंसू गिर गया। उसने तुरंत खुद को संभाला। कल ऑफिस में तुम्हें देखना चाहती हूँ, डॉक्टर की इजाज़त के साथ, समझे? ये हुक्म था, मगर उसमें छुपी चिंता सबने महसूस की। सिद्धार्थ ने पहली बार दिल से मुस्कुराकर कहा, जी। कृतिका जाने लगी, मगर दरवाजे तक पहुंचकर रुक गई। और हाँ, अपनी दवाइयाँ समय पर ले लेना। ये माफ़ी नहीं थी, मगर अब नफरत भी नहीं रही थी। ये चिंता थी जो धीरे धीरे माफ़ी में बदलने वाली थी। कुछ ही दिनों में सिद्धार्थ काफ़ी हद तक ठीक हो गया था। वो दोबारा ऑफिस आने लगा था। कृतिका बदली नहीं थी, मगर शायद बदल भी गई थी। वो शब्दों से उसका ख्याल नहीं रखती थी, ना ही नरम बातें करती थी, लेकिन उसके हर काम में सिद्धार्थ के लिए चिंता छिपी होती थी। दवाई ली आपने? मीटिंग ज़्यादा लंबी नहीं होगी, आप थक जाएंगे। डॉक्टर ने स्ट्रेस लेने से मना किया है। वो यूं ही सामान्य अंदाज में बोलती, मगर सिद्धार्थ जानता था ये अंदाज सामान्य नहीं, ये परवाह है। नफरत अब धीरे धीरे कम होने लगी थी। और फिर आखिरकार वो दिन भी आ पहुंचा। प्रोजेक्ट पूरा हो गया था, साइन भी हो गए थे। आज के बाद दोनों के रास्ते अलग होने वाले थे। कमरे में खामोशी थी। सिद्धार्थ ने धीरे से कहा, कृतिका, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। तुम्हारे जाने के बाद एक पल भी सुकून से नहीं गुजर सका। ये वो सिद्धार्थ नहीं था जो कभी घमंड से बात करता था। ये एक टूटा हुआ मगर सच्चा इंसान था। कृतिका की आंखों में आंसू भर आए। वो मजबूत बनी रही, मगर दिल अब कमज़ोर पड़ चुका था। अगर मैं कहूँ कि मैंने आपको माफ़ कर दिया, तो क्या आप दोबारा मुझे जलील नहीं करेंगे? इस सवाल में बरसों का डर छिपा था। सिद्धार्थ तुरंत बोला, मैं ऐसा क्यों करूँगा? मैं तो तभी तुम्हें अपनाने के लिए तैयार था जब तुम कुछ भी नहीं थी। मैं तुम्हें ढूंढता हुआ तुम्हारे घर तक गया था, मगर तुम वहाँ नहीं मिली। मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा, मगर तुम कहीं नहीं मिली। और अब अगर तुम... वो रुक गया। कृतिका धीरे धीरे उसके करीब आई, आंखों में आंखें डालकर बोली, अगर माफ़ी चाहते हैं तो मेरे घर रिश्ता भेज दें, आपको माफ़ी मिल जाएगी। ये कहकर वो मुड़ गई। सिद्धार्थ कुछ पल वहीं खड़ा रह गया, हैरान, परेशान, खामोश। फिर उसके चेहरे पर एक धीमी सी मुस्कान फैल गई। रिश्ता? ये माफ़ी थी या कबूलियत का इम्तिहान, या शायद मोहब्बत की वापसी? कुछ ही दिनों में रिश्ता भेजा गया। दोनों परिवार राजी हो गए और फिर शादी हो गई।
आज कृतिका दुल्हन बनी अपने कमरे में बैठी थी। लाल जोड़े में, आंखों में झिझक और दिल में धड़कनों का बेतहाशा शोर धड़क रहा था। दरवाजा धीरे से खुला, सिद्धार्थ अंदर आया। कुछ पल वो बस उसे देखता रहा, जैसे यकीन कर रहा हो कि ये कोई सपना नहीं था। फिर वो धीरे से उसके पास आकर बैठ गया। उसने उसका हाथ अपने हाथों में लिया और मोहब्बत से उसके हाथों पर अपने होंठ रख दिए। मैं वादा करता हूँ कभी तुम्हें रुलाऊंगा नहीं, कभी तुम्हें कम नहीं समझूंगा। तुम मेरा गुरूर नहीं, मेरी इज्जत हो, और मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा। कृतिका की आंखों से आंसू बहने लगे, मगर इस बार ये आंसू दर्द के नहीं थे, ये सुकून के आंसू थे, पूरे होने के आंसू, जैसे उसका वजूद आज फिर से पूरा हो गया हो। उसने धीरे से कहा, सिद्धार्थ, इस बार मुझे टूटने मत देना। अगर इस बार मैं टूटी तो शायद फिर से जुड़ ना सकूंगी, मगर इस बार। सिद्धार्थ ने उसका हाथ मजबूती से थाम लिया। इस बार नहीं, बल्कि कभी भी नहीं। हल्की रोशनी में उसे खुद के करीब करके उसे सीने से लगा चुका था। दोनों के दिलों में एक सुकून उतर गया था। कमरे में खामोशी थी, मगर इस खामोशी में भरोसा था। नफरत धुल चुकी थी, घमंड टूट चुका था और मोहब्बत जीत चुकी थी।